इमरान कुछ न बोला। वैसे वो उसे मुस्तफसाराना नजरों से देखे जा रहा था। यहाँ के कुछ सरमायादारों को मेरे बारे में कुछ गलतफहमी हो गई है। कैसी गलतफहमी? वो समझते हैं कि मैं लड़कियों का बिजनेस करती हूँ और वो इस सिलसिले में मेरे ग्राहक बनना चाहते हैं। पहले भी उन्हें हंसी में उड़ाती रही, फिर संजीदगी से समझाने की कोशिश करने लगी कि वो मुझे गलत समझ रहे हैं। लिहाजा उनमें से एक ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसके लिए गैर मुल्की लड़कियां फराहम ना की तो मेरा तिजारती वीजा कैंसिल करा देगा। इसे महज धमकी ही समझिए, वो ऐसा ना कर सकेगा। मेरा ख्याल है कि उसने मेरे खिलाफ कुछ शुरू कर दिया है, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर आज यहाँ आया था, शायद इस वक्त फिर आए। किस सिलसिले में पूछगछ की थी? जिस सिलसिले में पूछगछ की थी उसे तो मैं सिर्फ एक बहाना समझती हूँ। हकीकतन वो मेरे बारे में तफ्तीश करना चाहता है। तब तो फिर आप मुझे भी कोई सादा लिबास वाला समझ रही होंगी। इमरान बाएं आंख दबाकर बोला। यकीन कीजिए, जब से वो पुलिस ऑफिसर गुफ्तगू करके गया है मैं आप ही के बारे में सोचती रही हूँ, और यही सोचती रही हूँ जो अभी आपने कहा है। हालात के तहत आप इसमें हक बजानिब है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उसने किस मामले में आपसे पूछगछ की थी? अरे वही मामला जो एक राहगीर की तवज्जो भी अपनी तरफ मबजूल करा सकता है। कोई भी आकर रिचमंड जैसे मदारियों के मुतालिक पूछगछ कर सकता है। आपको उस ऑफिसर का नाम याद है? नाम तो याद नहीं है, अलबत्ता ओहदा जहन में महफूज रह गया है। गालिबन वो सीआईडी का सुपरिटेंडेंट था, कैप्टन फैयाज। इमरान आहिस्ता से बड़बड़ाया। हाँ, शायद यही नाम था। क्या आप उसे जानते हैं? इमरान हंस पड़ा। देर तक हंसता रहा, फिर बोला, मुझे यकीन है कि उसने रिचमंड ही को बहाना करार देकर आपसे जान पहचान पैदा करने की राह निकाली होगी, है ना? यही बात है। लेकिन मकसद के बारे में आपकी राय से इत्तेफाक नहीं कर सकता। मैं नहीं समझी। वो आपके बारे में छानबीन नहीं कर रहा, फिर भी बात वाज़ेह नहीं हुई। वो मुझसे ज़ाती तौर पर वाकिफ नहीं है, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ के पुलिस ऑफिसरों और बदमाशों के मुतालिक मुझे हर वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात मुहैया करनी पड़ती है। मेरा पेशा इसी का मुतकाजी है। फैयाज अरसे से आपसे मिल बैठने का ख्वाहिशमंद रहा होगा, लेकिन करीब बहरहाल मुलाकात हाथ ना आई होगी। इत्तेफाक से हार्वे रिचमंड सामने पड़ गया। उसने सोचा होगा, चलो अच्छा नुस्खा हाथ आया है, अब वो उसके बारे में ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने के लिए आपसे रोज़ाना मिलता रहेगा। ओ जी हाँ, इमरान सर हिलाकर बोला। फैयाज उन्हीं लोगों में से है जो ये चाहते हैं कि दुनिया की हर खूबसूरत लड़की से उनकी जान पहचान जरूर हो। अगर ये बात है तो मैं उसे सड़क पर नचाऊंगी। मोरेली चहक कर बोली। नहीं, आप खुद इस किस्म की कोशिश ना कीजिएगा, वरना अगर वो गलतफहमी का शिकार हो गया तो आप किसी तरह भी उससे दामन ना बचा सकेंगी। खैर इसे छोड़िए, हो सकता है मैं गलती पर हूँ, लेकिन मैं उस सरमायादार की धमकी के बारे में संजीदगी से गौर कर रही हूँ। आखिर किस बिना पर? 3-4 दिन पहले एक वाकया और भी हो चुका है जिससे मुझे साजिश की बू आती है। उस वाकये के बारे में भी कुछ बताइए। बैक वक्त 7 मेंबरों ने कोई माकूल वजह बताए बगैर क्लब की मेंबरशिप खत्म कर दी है। वो 7 दोस्त थे, इस हद तक खफा थे किसी बात पर कि यहाँ से अपना ग्रुप फोटो तक ले गए। ओ, क्या ये वाकया मेरे शुबह को तक़वियत देने के लिए काफी नहीं है? वो तो है, लेकिन आखिर वो लोग अपने फोटो क्यों ले गए? उनमें से एक मेरा गहरा दोस्त भी था। इमरान मुस्कुराकर बोला। उसकी तस्वीर तो होगी ही आपके पास। यही तो बताना चाहती हूँ कि वो उसे भी मेरे एल्बम में से निकलवा ले गया। उसे याद था कि उसकी एक तस्वीर मेरे पास थी। दरअसल सिर्फ यही मसला आपके लिए बास तशवीश होना चाहिए। कौन सा मसला? तस्वीरों वाला। समझ में नहीं आता। हाँ, मुझे भी उसका ख्याल आया था। बहरहाल अब आप ही बताइए कि ये किसी किस्म की साजिश ही हो सकती है या नहीं? हो तो सकती है, इमरान पुरतफक्कुर लहजे में बोला, लेकिन तस्वीरों का मसला, तस्वीरों वाले मसले की क्या अहमियत हो सकती है? सोचने की बात है। खैर हाँ, तो आप ये बताइए, क्या हकीकतन किसी तरह भी आपके कारोबार की नौइयत ऐसी हो सकती है कि आपको पुलिस से खौफ रहना पड़े? हरगिज़ नहीं, मेरा कारोबार बेदाग और बिल्कुल साफ है। फिर आपको खौफ किस बात का है? अगर लोग दुश्मनी पर कमर बस्ता हों तो आपको उन इल्जामात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा जो आप पर किसी तरह भी आयद ना हो सकते हों। मिसाल के तौर पर यहाँ क्लब की इमारत के किसी गोशे में कुछ काबिल गिरफ्त गैर कानूनी चीजें रख दी जाएं और मेरी लाइल्मी में पुलिस छापे मार दे, वो चीजें बरामद हों, फिर आप ही सोचिए क्या पोजीशन होगी मेरी। मुमकिन है।
इमरान पुरतफक्कुर अंदाज में सर को जंबिश देकर बोला। कुछ देर खामोशी रही, फिर इमरान ने कहा, उन सातों में से जो आपका गहरा दोस्त था उसके बारे में भी कुछ बताइए। दरअसल उसे भी फन मसवरी से लगाव था, इसी बिना पर खुसूसियत से उसे एक तरह का लगाव हो गया था। अच्छा, वो सातों यही आपस में दोस्त बने थे या क्लब की रुकनियत हासिल करने से पहले ही एक दूसरे से वाकिफ थे? मेरा ख्याल है कि वो उससे पहले ही एक दूसरे को जानते थे। कुदरती बात है कि आपको उनकी बड़ा फरोख्तगी पर हैरत हुई होगी और आपने इसकी वजह भी मालूम करनी चाहिए होगी। जी हाँ, और आप उसी मेंबर से मिलने के लिए उसकी क़यामगाह पर गई होंगी जिससे आपकी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी थी। जी हाँ, सबसे पहले उसी की क़यामगाह पर गई थी, लेकिन वहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि वो उसी दिन उस जगह को छोड़ चुका है। चूँकि मेंबरों के रजिस्टर में उन सबों के पते दर्ज थे, इसलिए बकिया लोगों की क़यामगाह पर भी बआसानी पहुँच सकी थी। लेकिन मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब मुझे ये मालूम हुआ कि उन सबों ने उसी दिन उन क़यामगाहों को छोड़ा था। क़यामगाहों से मुताल्लिक लोग उनके नए ठिकानों के बारे में कुछ न बता सके। सबों ने लाइल्मी ज़ाहिर की थी। खूब, इमरान आहिस्ता से बोला। यहाँ से अपनी तस्वीर तक ले गए और क़यामगाहों को भी इस तरह छोड़ दिया, फिर क्या सोचा जा सकता है? सख्त उलझन में हूँ, मोरेली अपनी पेशानी पर हाथ फेरती हुई बोली। फिक्र न कीजिए, मैं देखूंगा। आप उन्हें पाएंगे कहाँ कि देखेंगे? शायद पा ही जाऊं। हाँ, उस सरमायादार ने धमकी कब दी थी? उसी दिन। ये भी उसी दिन की बात है। उन लोगों की मेंबरशिप खत्म होने से गालिबन 3 घंटे पहले उसने धमकी दी थी। खूब, इमरान ने तवील सांस लेकर कहा। वो सोच रहा था कि धमकी महज इसीलिए दी गई थी कि उन सातों का बैक वक्त यहाँ से ताल्लुक खत्म कर देना उसी सरमायादार की रेशा दवानियों का नतीजा समझा जाए। उसने कुछ देर बाद कहा, जरा मेंबरों का रजिस्टर तो मंगवाइए। मेंबरों का रजिस्टर? अच्छा। मोरेली ने मेज पर रखी हुई घंटी बजाई, एक मुलाजिम कमरे में दाखिल हुआ। काउंटर से मेंबरों का रजिस्टर लाओ, मोरेली ने उससे कहा। वो सर को जंबिश देकर वापस चला गया। इमरान उन सातों के नाम और पते देखना चाहता था, मालूम करना चाहता था कि वो डेविड के बताए हुए नाम और पतों से मुताबिकत रखते थे या उनसे मुख्तलिफ थे। कुछ देर बाद रजिस्टर आ गया। इमरान ने उससे वो सफ़ा खोलने के लिए कहा जिस पर उनका इंदराज था। वो सब एक जगह सिलसिलावार दर्ज थे। उसके बाद फिर दूसरे नाम आते थे। ये सब वही नाम थे जो डेविड ने बताए थे, और इमरान की दानिश में पते भी उसके बताए पतों से मुख्तलिफ नहीं थे। उनमें डेविड का नाम भी मौजूद था। उनके दरमियान ये एक नाम कैसा है? कहाँ? ओ, उसे तो मैं भूल ही गई थी, नोएल डेविड। लेकिन ये दरअसल ये भी मेरी उलझन का बास बना हुआ है। उसके गायब हो जाने की खबर तो अखबारात में भी शाये हुई है। खबर के साथ ही तस्वीर भी थी, लेकिन उसने अपनी मेंबरशिप के बारे में मुझे कोई इत्तला नहीं दी, उनके साथ भी नहीं आया था। आखिर आपने उन सातों के साथ ही उसका तस्करा भी क्यों नहीं किया था? महज इसलिए कि उसने अपनी मेंबरशिप खत्म कर देने की इत्तला मुझे नहीं दी। इसके बारे में खबर क्या थी अच्छी तरह याद नहीं। यकीनन आपने उस खबर पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया था, वरना कैप्टन फैयाज की आमद को किसी साजिश पर महमूल न करती। खबर के नीचे ही कैप्टन फैयाज का ऐलान भी था कि नोएल डेविड के बारे में किसी किस्म की भी मालूमात रखने वाले से रुजू करें। ओ, तो वो कैप्टन फैयाज? जी हाँ, मुझे वो खबर और ऐलान मन वो ऐन याद है। बताया ना कि मुझे बहुत ज्यादा बाखबर रहना पड़ता है। वो कुछ कहने के बजाय खला में घूरती रही। आपने उस आदमी नोएल डेविड से भी राब्ता कायम करने की कोशिश की होगी? जी। वो चौंक पड़ी। क्या कहा? इमरान ने अपना सवाल दोहराया। जी हाँ, लेकिन जिस वक्त मैं वहां पहुंची थी वो भी मौजूद नहीं था। इस खबर के शाया होने से पहले पहुंची थी या बाद में? पहले ही। वो कहाँ रहता था? एक होटल में, लेकिन वहां उसके कमरा छोड़ देने की इत्तला नहीं मिली थी। काउंटर क्लर्क ने उसके कमरे में फोन करने के बाद मुझे बताया कि वो मौजूद नहीं है। और उसके बाद सिर्फ फोन करके ही आप उसके बारे में पूछती रही होगी? जी हाँ, लेकिन बस यही मालूम होता रहा था कि वो मौजूद नहीं है। खबर शाये होने के बाद भी आपने फोन किया था? जी नहीं। सचमुच आप दुश्वारियों में पड़ गई हैं। अब उसे साजिश वाले नुक्ते नजर से ना देखिए। फिर वो 8 साथी आए थे? जी हाँ, एक दूसरे के दोस्त भी थे। जी हाँ, एक दिन वो सातों आते हैं और ना सिर्फ मेंबरशिप खत्म कर देते हैं बल्कि अपनी तस्वीर भी ले जाते हैं। 8वां नहीं आता और फिर उसी की गुमशुदगी की खबर अखबार में शाये होती है। मुझे ये बताइए, आखिर वो लोग अपनी तस्वीरें क्यों ले गए? मैं क्या बताऊं,
मेरी समझ में तो नहीं आता। आठवां गालिबन कत्ल कर दिया गया है। वो सातों तो उसके कातिल हैं या कत्ल में ऐनात की है। उन्होंने इसीलिए तस्वीरें भी ले गए और अपनी कयामगाहें भी छोड़ दी। मेरे खुदा, वो बौखलाकर खड़ी हो गई। हो सकता है पुलिस को अभी तक उन सातों के बारे में कुछ ना मालूम हो सका हो, लेकिन आपके बारे में जरूर मालूम हुआ होगा। क्यों, कैसे? नॉयल के होटल में काउंटर क्लर्क ने बताया होगा कि एक औरत उसके बारे में पूछने आई थी और फिर फोन पर पूछती रही थी। फिर अगर पुलिस को उन सातों के कयामगाहों का पता मालूम हो जाए तो उनसे ताल्लुक रखने वाले भी पुलिस को आपकी कहानी सुनाएंगे कि औरत उनके जाने के बाद उनके बारे में मालूमात हासिल करने आई थी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? वो मुस्तरबाना अंदाज में बोली। फिलहाल बैठ जाइए, घबराने की बात नहीं है। आपने अच्छा किया कि ये सारी बातें मेरे इल्म में ले आई, लेकिन उस ऑफिसर ने मुझसे नॉयल के बारे में कुछ नहीं पूछा था। अभी उसे इसका इल्म ही ना होगा कि वो उस क्लब का मेंबर भी था। फिर अब क्या होगा? मुझे क्या करना चाहिए? वो कलाई की घड़ी पर नजर डालती हुई बोली। कुछ देर बाद वो यहाँ फिर आएगा। मेरा मशवरा है कि आप उसे उन वाकयात से आगाह कर दें। फिर मेरी पोजीशन क्या होगी? थोड़ी दानिशमंदी से भी काम ले तो आप भी मजे ही में रहेंगी और पुलिस की एयानत करने का सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। तो बताइए ना कि मैं क्या करूं? उसे बताइए कि आज उसके जाने के बाद ही किसी ने नॉयल वाली खबर की तरफ तवज्जो दिलाई थी। आपने उसे पढ़ा था और ये मालूम करके खौफजदा हो गई थी कि नॉयल के बारे में वही तफ्तीश कर रहा था। आप कहिएगा कि आपको तशवीश थी कि उसने बराह रास्त नॉयल का तस्करा करने के बजाय हार्वे रिचमंड के मुतालिक क्यों पूछगछ शुरू कर दी थी। क्या उसका ये ख्याल है कि नॉयल की गुमशुदगी में आपका भी हाथ हो सकता है? फिर थोड़ी सी लगावट की बातें भी कर लीजिएगा, बस काम बन जाएगा। फयाज इसी किस्म का आदमी है। कुछ ताज्जुब नहीं कि वो आपको मेंबरों को रजिस्टर ही बदल देने का मशवरा दे बैठे और कहे कि इसमें सिरे से उन आठों के नाम ही न लिखे जाए। मॉरेली कुछ न बोली। उसके चेहरे पर गहरी तशवीश के आसार थे और वो मुस्तरब भी थी। इमरान ने कुछ देर बाद कहा, लेकिन उस सरमायादार या उसकी धमकी का तस्करा कतई ना आने पाए। हाँ, क्या वो क्लब का बाकायदा मेंबर भी है? जी हाँ, मेंबर है, लेकिन शाज व नादर ही यहाँ आता है। अच्छी बात है, सिर्फ मुझे उसका नाम और पता बता दीजिए। रूपी मिल, 42 विक्टोरिया लैन। शुक्रिया, मैं देखूंगा। एक बार फिर सुन लीजिए, इसके बारे में कैप्टन फयाज को कतई कुछ ना बताइएगा और वहाँ मेरा तस्करा भी ना आए तो बेहतर है। इस तरह मैं सुकून से काम ना कर सकूंगा। अच्छी बात है, लेकिन जरा ठहरिए। इतना बता दीजिए, क्या ये महज इत्तेफाक था कि आप मुझसे मिलने चले आए थे? इमरान ने एक तवील सांस ली और उठने का इरादा मुलतवी कर दिया। ये सवाल आपने क्यों किया? आप तस्वीरें लेकर आए थे, मैं समझी थी मुसव्विर होंगे, लेकिन आपने सर्कस शुरू कर दिया और अब इस किस्म के कमालात दिखा रहे हैं। इमरान हंस पड़ा, देर तक हंसता रहा, फिर बोला, सब मेरे मुकद्दर की खूबी है। ऊट पटांग तौर पर पैदा हुआ था और जिंदगी के हर मोड़ पर ऊट पटांग हालात का शिकार होता हुआ इस उम्र तक आ पहुंचा हूँ। आपको सुनकर हंसी आएगी कि मैं हवाई जहाज पर पैदा हुआ था। सारे मुसाफिरों में सिरासमगी फैल गई थी और मेरे बाप पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। कहने का मतलब ये कि मेरा जरिए माश मुसव्वरी नहीं है। मैं हकीकतन ये तस्वीरें किसी कदरदान के हवाले करके उनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। चोरी की तो नहीं है, इमरान ने फिर कहकहा लगाया, फिर देर तक हंसते रहने के बाद बोला, चोरी का माल तो कदरदानों के हवाले नहीं किया जाता, बल्कि औने पौने फरोख्त किया जाता है। माफ कीजिएगा, इस वक्त मेरी जहनी हालत ठीक नहीं है। इस सवाल पर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, बहरहाल इसे महज इत्तेफाक समझिए कि आपसे आ टकराया। आपके सितारे अच्छे मालूम होते हैं। अब इजाजत दीजिए। एक बार फिर याद दिलाऊंगा कि आप फयाज को रूपी मिल के बारे में कुछ ना बताइएगा। इमरान उठ गया। इन दिनों जोसेफ एक ताकतवर दूरबीन संभाले खिड़की के करीब बैठा रहता था। उसे यकीन था कि वो लोग जो इमरान की ताक में हैं, यकीनी तौर पर फ्लैट की निगरानी करते होंगे। वो दिल ही दिल में ताव खाता रहता। काश किसी एक के बारे में यकीन हो जाए, छठी का दूध याद दिला दे उसे। अक्सर सफेद फार्म राहगीरों को देखकर दांत पीसता। आज ही उसे ऑटो विलानी की सेक्रेटरी का खत अपने खत के जवाब में मिला था और वो मुस्तरब था कि किसी तरह फोन पर इमरान की कॉल आए और वो उस तक प्रोफेसर का पैगाम पहुंचा दे। मुस्तरब भी था और झुंझलाहट में भी मुब्तला था। झुंझलाहट इस बात पर थी कि आखिर इमरान उसे अपना फोन नंबर बताने से क्यों गुरेज कर रहा है। अब अगर ऐसे में फौरी तौर पर कोई अहम इत्तला उस तक पहुंचानी हो तो वो क्या करेगा? जोसेफ इतनी ज्यादा एहतियात का कायल नहीं था। उसका कॉल था
कि जब लोग इस तरह घेरने लगे तो फिर बस कट मरना चाहिए, और वो तो इस पर पता नहीं कब से तुला बैठा था, लेकिन उनमें से कोई पहचाना भी तो जा सकता। ऐसी दूरबीन संभाले बैठने का मकसद यही था कि वो आसपास पाए जाने वालों के चेहरे पढ़ सके। उसका दावा था कि वो चोर किस्म के दुश्मनों की बू सूंघ सकता है, उनकी आंखों में उनका दिल का हाल पढ़ सकता है। दूरबीन का फोकस ज्यादातर सामने वाले कैफे के बरामदे पर होता। वहां सिगरेट और सिगार फरोशों की 3 दुकानें थी, जिन पर कुछ देर ठहरने का जवाब भी पैदा किया जा सकता था, और वहीं से उनके फ्लैट की निगरानी भी हो सकती थी। इस वक्त एक तवील कामत आदमी जो ओवरकोट और फ्लैट हैट में मलबूस था एक दुकान पर आया, और जब वो सड़क की जानिब मुड़कर सिगार सुलगाने लगा तो जोसेफ ने देखा कि उसने फ्लैट हैट का गोशा पेशानी पर झुका रखा है। आज सुबह ही से सर्दी शदीद थी। दिन निकलने से कबल तेज बारिश हुई थी और फिर आसमान खुल गया था, लेकिन धूप ऐसी लग रही थी जैसे पानी में धुलकर अपनी रंगत गंवा बैठी हो। धूप में निकलकर भी सर्दी का एहसास कम नहीं होता था। जोसेफ दूरबीन के शीशों में आंखें फाड़ने लगा। फ्लैट हेड के साइबान के नीचे सफेद चमड़ी थी। शायद सर खुजाने के लिए उसने फ्लैट हेड पीछे खिसकाई थी, लेकिन ये क्या? जोसेफ के होंठ फिरकने लगे। उंगली दूरबीन की गरारी पर तेजी से चली। फ्लैट हेड वाला चेहरा करीब आता गया। खुदा की पनाह, दाग, पेशानी पर बिच्छू की शक्ल का दाग। सर खुजाने के बाद फ्लैट हेड फिर आगे खिसक आई और बिच्छू की शक्ल का दाग साइबान की ओट में हो गया। दफातन उसने दूरबीन मेज पर फेंकी और उछलकर उस कुर्सी की तरफ आया जिसके हत्थे पर उसका कोट पड़ा हुआ था। कुर्सी ही पर दोनों रिवॉल्वरों के लिए होल्स्टर भी रखे हुए थे। उसने जल्दी जल्दी होल्स्टरों को पहलू से लटकाया और तेजी से कोट पहनता हुआ दरवाजे की तरफ झपटा। जी ने ऐसी ही रफ्तार से तय किए थे कि अगर मिकदार से ज्यादा पी रखी होती तो सर के हजारों टुकड़े हो जाते। नीचे फुटपाथ पर पहुंचकर उसने उस गैर मुल्की को एक सिमत जाते हुए देखा। वो निहायत इत्मीनान से चल रहा था। जोसेफ के होठों पर तनफर आमेज खिंचाव पैदा हुआ और वो थोड़े फासले से उसका ताकुब करने लगा। इमरान ने अपने ट्रांसमीटर पर इशारा महसूस किया और फिर दूसरे ही लम्हे में ब्लैक जीरो की आवाज सुनाई दी। हेलो X2, हेलो X2, X2। इमरान ने माइक में कहा, हेलो स्टॉप। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो कोड वर्ड्स में रिपोर्ट देने लगा। 6-1 इत्तला देता है कि जोसेफ एक गैर मुल्की का ताकुब करता हुआ दाराब मंजिल में दाखिल हुआ था। उसके बाद बाहर नहीं आया। उसके वहां दाखिल होने के 3 घंटे बाद तक की रिपोर्ट है। ओवर। ताकुब कहां से और कैसे शुरू किया था? ओवर। लेकिन वो दाराब मंजिल में किस तरह दाखिल हुआ? ओवर। 6-1 का बयान है कि जोसेफ गैर मुल्की के अंदर दाखिल हो जाने के बाद कुछ देर तक सड़क ही पर खड़ा रहा था, फिर वो भी अंदर चला गया। ओवर। जोसेफ से ऐसी हिमाकत की तवक्को नहीं। खैर, दाराब मंजिल कहाँ है, उसके बारे में क्या मालूमात है? ओवर। इमारत का मालिक डॉक्टर दाराब हड्डियों के अमराज का माहिर है। इमारत बज़ाहिर आजकल खाली है क्योंकि डॉक्टर दाराब आजकल गैर ममालिक के दौरे पर गया हुआ है। इमारत में उसके अलावा और कोई नहीं रहता था। वो कमारा है। सिचुएशन ग्रीन स्क्वायर। ओवर। इमारत की निगरानी किस तरह की जा रही है? ओवर। निकासी के हर रास्ते पर नजर है। ओवर। गुड, मैं देखूंगा। और कुछ नहीं। ओवर। ओवर एंड ऑल। इमरान ने स्विच ऑफ कर दिया। उसके चेहरे पर तशवीश आमेज तफक्कुर के आसार नजर आ रहे थे। ये जोसेफ घर से कैसे निकल गया? क्या किस्सा है? ये तो किसी तरह मुमकिन ही नहीं कि उसे कोई हुक्म दिया जाए और वो तामील ना करे।